एक दिन एक शख्स बाजार में खरीदारी कर रहा था। अचानक एक आदमी पीछे से आया और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो शख्स पलटकर उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उस आदमी ने बहुत मादद करते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए जनाब, मैंने आपको फलां शख्स समझ लिया था। मगर उस शख्स ने इस उज़र को कबूल न किया और इस बात पर इसरार किया कि इसे अदालत में ले जाया जाए। जब दोनों के दरमियान बहस व तकरार बढ़ गई तो लोगों ने मशवरा दिया कि वो सरफराज डोगर के पास जाएं ताकि वो उनके दरमियान फैसला कर दे। चुनाचे दोनों सरफराज डोगर के पास पहुंचे। इत्तेफाक से वो यानी सरफराज डोगर थप्पड़ मारने वाले का रिश्तेदार था। जब सरफराज डोगर ने वाकया सुना तो उसने अपने रिश्तेदार को आंख से इशारा किया, यानी फिक्र न करो, मैं तुम्हें इस मुश्किल से निकाल दूंगा। फिर सरफराज डोगर ने फैसला सुनाया कि वो शख्स जिसने थप्पड़ मारा था दूसरे शख्स को उसकी सजा के तौर पर 20 दीनार अदा करे। उस शख्स ने कहा, लेकिन सरफराज डोगर साहब, इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। सरफराज डोगर ने आंख से इशारा करते हुए कहा, जाओ अभी जाकर रकम ले आओ। ये शख्स मेरे पास तुम्हारा इंतजार करेगा जब तक तुम रकम लेकर वापस नहीं आते। वो शख्स रकम लेने के लिए चला गया, जबकि दूसरे शख्स सरफराज डोगर की अदालत में बैठा अपने मद्दे मुकाबिल की वापसी का इंतजार करता रहा। लेकिन इंतजार तवील होता गया, घंटे गुजर गए और वो शख्स वापस ना आया। आखिरकार उसे सरफराज डोगर की चाल समझ आ गई, खुसूसन वो सरफराज डोगर के उस इशारे का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था जो उसने अपने रिश्तेदार को किया था। फिर उसने क्या किया, वो उठा, कादी के पास गया, सरफराज डोगर के पास, और उसे जोरदार थप्पड़ मारा कि सरफराज डोगर की पगड़ी भी उड़ गई। फिर उसने कहा, अगर मेरा मद्दे मुकाबिल 20 दीनार लेकर वापस आए तो ये रकम आप रख लीजिएगा, क्योंकि आपने 20 दिनार का जुर्माना मुकर्रर किया था। बिल्कुल यही इलाज है इन जो है मुनसिफों का, इन जजों का। कल की खबर है कि एक बहुत बड़ा जज जो हुकूमत के बड़ा करीब है, उसने 110 कनाल का फार्म हाउस जो है वो मरी की प्राइम लोकेशन में बनाया है अपने एक फ्रंटमैन के जरिए, और वहां पर वो कुछ अरसा भी गुजार चुका है। ये इस किस्म के जज हैं जो आंखों से इशारा करते हैं, जो जर्नैलों के इशारों पर चलते हैं, और इस तरह नवाज शरीफ और कंपनी को अदालत से और मुल्क से बाहर भिजवा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है, जो आपकी मोहब्बतों का मशकूर है, जो आपकी तवज्जो का मशकूर है कि आप मुझे देखते और सुनते हैं। तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को, जो पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, खासकर मेरे बुजुर्ग जो 31% जो है वो इस वीलॉग को सुनते हैं, उन तमाम को वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 24 अगस्त 2026 की तारीख आन पहुंची है और दिन है सोमवार का एक नया हफ्ता, और कहा जा रहा है कि ये बैनुल-अक़वामी तौर पे और पाकिस्तान में ये हफ्ता हंगामा खेज हो सकता है। तौहीन अदालत की दरखास्त जमा हो गई है जो पीटीआई ने जमा कराई है, और वो दरखास्त शहबाज शरीफ के खिलाफ है, आदम नजीर तारड़ के खिलाफ है, अता तारड़ के खिलाफ है, चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट उस पे क्या करती है। और आज जो है, जिस तरह मैंने बताया कि दिन सोमवार का है, कल संडे स्पेशल जो है वो किया था सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी। ज्यादा लोगों ने देखा नहीं, पसंद नहीं किया। हालांकि मैंने कहा था कि ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है,
एक एक लाइन में आपको बहुत कुछ मिलेगा। जब भी आपको टाइम मिले तो आप वो जरूर देखिएगा, आपकी जो है वो रहनुमाई होगी। आज जिन किस्सों पे या जिन खबरों पे हमने जो है वो बात करनी है, तो एक आईजी थे पंजाब के, आईजी चौधरी, उन्होंने जो है वो जीएचक्यू को डंगर खाना, ये उस दौर की बात है जब याह्या खान आर्मी चीफ थे और पूरे अरूज पर थे, तो पुलिस की एक बात मशहूर थी कि जो ऐवान सदर है वो कंजर खाना है, हर वक्त औरतें और कंजरियां। इसके अलावा जो जीएचक्यू है वो डंगर खाना है, जो जहान का डंगर है वो वहां पे जमा है, और जो पुलिस लाइन है वो लंगर खाना है, वहां पे सिर्फ खाना खाने जाते हैं। तो डंगर खाना यानी जीएचक्यू के सामने धरना, फील्ड मार्शल के गिर्द घेरतंग, बिल्कुल पाकिस्तानियों का हक है, ये कोई मुकद्दस इमारत नहीं है, ये कोई काबा नहीं है, माज़अल्लाह, बिल्कुल दें इस्तीफा, बिल्कुल दें धरना, उनके पैसों से जो है ये इमारत बनी है, इसके अंदर बैठने वाले आपके पैसों से तनख्वाह लेते हैं। ये किसने कहा है, ये आपके सामने रखना है। फिर पाकिस्तान की जो गाड़ी है वो है जो है वो जर्नैलों के हाथ में, उसके जो ड्राइवर्स हैं वो जर्नैल हैं। दूसरी जंग अजीम का एक वाकया आपके सामने रखना है, बिल्कुल पाकिस्तान पे फिट आता है। फिर फौज पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, मुनज़्ज़म जमात है, मुसल्लह जमात है, और इसका एतराफ एक आर्मी चीफ ने जो है ना वो किया है, यह आपके सामने रखना है। और वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमाम उल हक और दूसरे कई ऐसे जो नालियों से गेंदे निकाल कर जो है वो गली में खेलते थे, वो गंदी नाली के कीड़े साबित हुए, ये आपके सामने मुद्दा रखना है। लेकिन सबसे पहले आपके सामने कुछ खबरें रखनी है। मसलन पहली खबर यह है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, यानी वो कहा गया ना सिस्टम कोलैप्स कर गया है, लेकिन अपनी अदाओं पे गौर नहीं करना। पाकिस्तान को एक अंग्रेजी अखबारनामे ने पाकिस्तान की जो है वो क्रिकेट टीम को 50 साल की बदतरीन टीम करार दिया है। पहले बरामदात बदतरीन सतह पे थी, अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी 50 साल की बदतरीन जो है वो रैंकिंग पे है। ये एक इंग्लिश अखबार ने दावा किया है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम आजकल इंग्लैंड में है और इंग्लैंड ने उसका जो भुरकस निकाला है, जो उसे शिकस्त दी है, तो बरतानवी मीडिया भी चीख उठा है कि ये बदतरीन टीम है और ये तोहफा है जी मोहसिन नकवी का। पहले आप जानते होंगे कि हॉकी के साथ क्या हुआ, हॉकी वाले उस दिन वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। फिर आपको याद होगा स्क्वॉश के साथ क्या हुआ, यानी स्क्वॉश वो जहांगीर खान, जानशेर खान। फुटबॉल वैसे नहीं है, ये एक रोमांस बचा था पाकिस्तानियों का, तो ये भी जर्नैलों को पसंद नहीं था। असल में जर्नैल चाहते हैं कि कोई भी चीज आप पसंद न करें, उनके अलावा कोई चीज पसंद न करें, हालांकि उनकी शक्लें ऐसी नहीं है, उनके काम ऐसे नहीं है। बहरहाल क्रिकेट जो है वो 50 साल की बदतरीन सतह पर जो है वो आ गई है। फयाज राजा साहब जो है ये खबर देते हैं, बड़े बाखबर सहाफी हैं, ये कहते हैं कि इमरान खान को अल शिफा लाजमी लाया जाएगा और फिर अल शिफा में इमरान खान से बात की जाएगी, अच्छे माहौल में बात की जाएगी, और इमरान खान को कहा जाएगा कि वो बनी गाला चले जाएं या फिर मुल्क से बाहर चले जाएं। ये बात मानना होती तो इमरान खान की ये हालत क्यों होती, 3 साल से वो बेगुनाह जेल में क्यों होते, 10 माह से वो कैद तन्हाई क्यों बर्दाश्त कर रहे होते, और खासकर बीमारी और आंखों का खराब होना क्यों बर्दाश्त कर रहे होते। इस क्यों का मैं आपको जवाब देता हूं कि क्यों। इमरान खान की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई तो एक बात सोचने पे मजबूर हो गया कि जाती दुश्मनी भी कितनी जहन्नमी सोच होती है कि बंदा खा जाती है। अगर पाकिस्तान में अदलो इंसाफ हुआ है तो इमरान खान के साथ हुआ है, वरना यहां जज के बेटे ने कत्ल किया, 2 नौजवान लड़कियां कुचल डाली, गाड़ी गैर कानूनी थी, लाइसेंस नहीं था, लेकिन हवालात का मुंह तक न देखा। 1-2 दिन बड़े
प्रोटोकॉल में रखा गया और फिर वो लड़का घर चला गया और उसका बाप अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज है और उसका नाम मोहम्मद आसिफ है। और अभी चंद दिन पहले ही तो एक मासूम बच्ची जो ऑस्ट्रेलिया से आई थी सीसीडी ने मार दी। क्या हुआ उस केस का? लोगों ने कहा ऑस्ट्रेलिया ये करेगा वो करेगा। क्या कर सकता है? जब आपका मुल्क दरिंदों के हाथ में हो तो दूसरे मुल्क क्या कर सकते हैं? अरे हफ्ता पहले तो 2 लड़कियां सड़क से उठाकर थाने ले गए और फिर कहा कि इनको हार्ट अटैक हुआ है, उनके साथ इतना जुल्म हुआ कि वो मर गई। ये तो चंद हैं, जानी, कातिल, रेपिस्ट सब आजाद फिरते हैं। यानी उसके इसहाक डार के नवासे का क्या हुआ? दोबारा सुना? रजा डार का जुर्म ही बहुत बड़ा था इमरान खान का, जो शरीफ और जरदारी खानदान की विरासती कुर्सी पे 3 साल बैठ गया। यानी उसे जिंदा ही क्यों छोड़ा गया? भाई उसे जिंदा ही क्यों छोड़ा गया? ऐसी इबरतनाक सजा होनी चाहिए कि आज के बाद कोई तीसरा ये जुर्रत न करे। जरदारी और शरीफ खानदान के आबाओ अजदाद का लहू इस मुल्क की जड़ों में है। बहुत कुर्बानियां दी हैं उन्होंने। हिजरत के दौरान घास मट्टी खाई, जहरीले सांपों का मुकाबला किया, सिखों की किरपाने जिगर पे खाई। नवाज शरीफ के तो बाजू और टांगे तक शहीद हो गई थी 1947 में। ये दोबारा उगी हैं, 100 साल बाद उग आती हैं। सांप भी इंसान बन जाता है। जरदारी ने तो कई सिख और हिंदू अपनी सिंधी टोपी से ही मार डाले थे। ऐसे में ये इमरान खान, उसकी जुर्रत कैसे हुई इस कुर्सी पे बैठने की? उसे इलाज के लिए भी ले आए जेल से। यकीनन मरियम बीबी जन्नती खातून हैं। भला दुश्मन पे इतनी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे बीबी को, आमीन। मैं हल्फन कहती हूं भाई, मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, न कभी इमरान खान को वोट दिया, मगर इंसान हूं। वल्ला इंसानियत है दिल में। इससे ज्यादा खतरवार तो डार था, जिसे लंदन निकाल दिया गया था। नवाज को चोरी के इल्जाम में निकाल दिया गया था। जरदारी अंकल भी जेल में थे कभी, और फिर मोजजे हुए। पाकिस्तान में मोजजे तो होते हैं। जरदारी अंकल जेल से निकलकर सीधे सदर बने। मरियम फ्राई पैन से इस्त्री करते करते वजीर आला बन गई। शहबाज अंकल ने तो छलांग लगाई, वजीर आजम बन गए। और डार फिर से खजाने के सांप नहीं भाई, वजीर खजाना बन गए। मुद्दई लाख बुरा चाहे भी तो क्या होता है? होता वही है जो मंजूर हाफजा होता है। मैंने इसलिए कभी इमरान खान को वोट नहीं दिया। इसने पाकिस्तान की ऐसी घड़ी चोरी की, वो बहुत बुरी घड़ी थी जो पाकिस्तान पे ऐसे आई कि वो बुरी घड़ी न टली। भला इमरान खान कोई वोट के काबिल था? डाकू। यानी इनकी इतनी कुर्बानियां थी जो जर्नैल भुलाए नहीं भूल रहे थे कि इनके आबाओ अजदाद ने इतनी कुर्बानियां दी। अब हम जिक्र करेंगे इन गंदी नाली के कीड़ों के, जिनका नाम वसीम अकरम है, जो आपको सड़क पे नाचता नजर आएगा। इसको कराची के साहिल की बड़ी फिक्र है। एक वो विहाड़ी वाला यानी वकार यूनुस, ये जो है ना अपनी भाभी को क्रिकेट टीम में एडजस्ट कर रहा है। और इसके अलावा वो इंजमाम उल हक, ये 3 लोग डायरेक्ट बेनिफिशियरी है जो है ना वो इमरान खान के। इनको इमरान खान गलियों से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट में लाया। इंजमाम तबलीग कर रहा है, वो दाढ़ी पे तेल लगाता है, बड़ी चमकती उसकी दाढ़ी है। 22 इंटरनेशनल कप्तानों ने खत लिखा है इमरान खान की सेहत के हवाले से, इमरान खान की कैद के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से। यानी आप अंदाजा करें कि उसमें एलन बॉर्डर हैं, उसमें ग्रेग चैपल हैं, आइन चैपल हैं,
उसके अलावा उसमें एलिस्टर कुक है, उसमें सर क्लाइव वर्ल्ड है। यानी जो लोग क्रिकेट जानते हैं, क्रिकेट देखते हैं, उनको पता होगा कि ये नाम कितने बड़े हैं। और सबसे हैरत अंगेज नाम वो सुनील गावस्कर का है, इसके अलावा कपिल देव का है, इसके अलावा दिलीप वेंगसारकर का है, इसके अलावा श्रीलंका से अर्जुना रानातुंगा है, इसके अलावा न्यूजीलैंड से जॉन राइट हैं, ऑस्ट्रेलिया से मैंने बताया बहुत खूबसूरत कप्तान अपनी टाइम के किम ह्यूज और स्टीव वॉ हैं। यानी जितने भी क्रिकेट प्लेइंग जो कंट्रीज हैं उन्होंने ये खत लिखा है। लेकिन आपको एक चीज नजर नहीं आएगी और वो चीज होगी कि उसमें न वसीम अकरम का नाम है, न वकार यूनुस का और न इंजमाम का। ये गंदी नाली के कीड़े ये पाकिस्तान सुपर लीग में कोच या फिर कोई और ओहदा या इधर कोई इनको जिंदा गाड़ देगा, इन्होंने और कितना पैसा कमाना है। यानी वसीम अकरम ने ऑस्ट्रेलिया में शादी भी खड़काई, ऑस्ट्रेलिया में घर भी है, लेकिन ये वही गंदी नाली के कीड़े, कमी कमोड़े, जो मैं कहता हूं कमी कमोड़े, जिनकी ना कोई जात है ना कोई खानदान है, कि वो भी बोल लेते कि चलें थोड़ा सा खतरा मुंह ले लेते। लेकिन वो 22 के 22 काफिर हैं, वो जितने भी हैं मेरा ख्याल है 22 के 22 काफिर हैं। शायद ही हाँ नासिर हुसैन है उसमें, इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन, उसके अलावा सारे काफिर है। उन्होंने खत लिखा है और ये बहुत किसी भी मुल्क के मुंह पे या जुडिशरी के मुंह पे तमाचा होता है, लेकिन ये पाकिस्तान है। फिर असद उमर ने सबसे बड़ा जो है वो इंकशाफ किया है। असद उमर आप जानते हैं कि ये मेजर जनरल गुलाम उमर के बेटे हैं। गुलाम उमर का नाम जो है वो हुदुरमान कमीशन रिपोर्ट में भी आया था। इन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा है कि जनरल बाजवा खामखा इमरान खान के जो है वो टीचर बनने की कोशिश करते, क्योंकि ये बयानियां बनाते हैं ना, हम लाए, हम चला रहे हैं, हमने उंगली पकड़ी हुई है, हम जो है पैम्पर चेंज कर रहे हैं, वैसे खुद 12 जमात पास हैं वैसे। यानी जनरल बाजवा अगर किसी आम कंपनी में अप्लाई करे उसको फोरमैन कोई नहीं लगाएगा। जनरल बाजवा को जो मुंह है, जनरल बाजवा की जो शख्सियत है, जितना वो झूठ बोलता है, उसे कोई फोरमैन न लगाए, उसे कोई सुपरवाइजर न लगाए। लेकिन यहां पे कहते हैं बड़ा मेरिट है, वो चीफ बन गया। नवाज शरीफ लोगों ने उसके ससुर के साथ जो है वो साजबाज की, और ख्वाजा आसिफ और राणा तनवीर ये ओजड़ी पका के ले जाते थे, ओजड़ी पका के। जिसका ससुर ओजड़ी पे बिक गया, ओजड़ी खाने पे बिक गया, वो खुद क्या होगा। ओजड़ी पका के लेके जाते थे इसके ससुर के लिए। तो बहरहाल इमरान खान को ये हुक्म देते, इमरान खान जाहिर है फिर इमरान खान है। मैंने आपको एक दफा बताया था कि इमरान इसको नाम से कहता था, हेलो कमर। फैज हमीद को नाम से कहता था, हेलो फैज। और इनको ये तवे पे बैठ जाते कि हम पे तो वही आती है, माज़अल्लाह हम तो पैगंबर हैं और हमें खान साहब किस तरह बुलाते हैं, कैजुअल। बहरहाल ये जब हुक्म देते, कोई बात कहते ये कर लो, तो इमरान खान कहते कि मैंने 22 साल सियासत में गुजारे हैं, 22 साल गली गली धक्के खाए हैं, शहर शहर धक्के खाए हैं, मुझे पता है क्या करना है। जाहिर है वो वजीर आजम थे, गलत करते सही करते, करना तो उन्होंने था ना, कि मुझे पता है वोट मुझे मिले हैं, लोगों ने वोट मुझे दिए हैं, मुझे फैसले का अख्तियार दिया है। चाहे वो गलत हो, इमरान खान ने गलत फैसले किए, बेतहाशा गलत फैसले किए जिनको डिफेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कौन होता है ये काबली ट्रक। बहरहाल ये बात इमरान खान कहता है, इसको बड़ी तप चढ़ती। एक दिन ये असद उमर को कहता है कि असद इमरान खान को बताना, वो बात बात पे कहता है कि मेरा 22 साल का सियासत का तजर्बा है, उसे बताना कि हमारा 75 साल का तजर्बा है सियासत का। ये आर्मी चीफ कह रहा है। सिर्फ इसी बात पे 3 जज बैठे और उस काबली ट्रक को फांसी दे दें, कोई केस नहीं, कोई दलाइल नहीं, सिर्फ वो बयान असद उमर की गवाही, उसको फांसी दे दें। जितने भी आर्मी चीफ गुजरे हैं उनको फांसी दे दें, जितने मर गए हैं उनकी कब्रें खोदें, उनको बाहर निकालें, उनकी हड्डियों को फांसी दें, क्योंकि हलफ खिलावर्दी है, तनख्वाह हराम है,
مربع حرام ہے، پلاٹ حرام ہے، ہر چیز حرام ہے، حلف کی خلاف ورزی، فاسق ہے، کفر کے قریب ہیں، جو وہ خود کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے 75 سال سیاست کی۔ ان کو کس نے کہا سیاست کرنے کے لیے؟ تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی بنی، اور مسلح پارٹی ٹی ٹی پی کی طرح، جس کے پاس ہتھیار ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس تو نہیں ہے، نون لیگ کے پاس تو نہیں ہے، پیپلز پارٹی، ان کے پاس ہتھیار ہیں، یہ فیصلہ بھی کرتے ہیں، اس پہ عمل درآمد بھی کرتے ہیں۔ تو صرف اس بات پہ ان کو پھانسی ہونی چاہیے، جو ان کے سہولت کار تھے ان کو پھانسی ہونی چاہیے کہ جی ہمارا 75 سال کا تجربہ ہے۔ اب یہ کر کیا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ یہ ڈرائیور حضرات یہ کر کیا رہے ہیں؟ اس واقعے کو آپ نے غور سے سننا ہے اور انجوائے کرنا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ دوسرے جنگ عظیم کے اختتام پر جرمن فوج کو فرانس خالی کرنے کا حکم ملا، تو جرمن کمانڈنٹ نے افسروں کو جمع کر کے کہا کہ ہم نازی جنگ ہار چکے ہیں، فرانس ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، یہ سچ ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ شاید اگلے 50 برسوں تک ہم کو دوبارہ فرانس میں داخلے کی اجازت بھی نہ ملے۔ اس لیے میرا حکم ہے کہ پیرس کے عجائب گھروں، نوادرات سے بھرے نمائش گھروں اور ثقافت سے مالا مال ہنرکندوں سے جو کچھ سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو۔ جب فرانسیسی اس شہر کا اقتدار سنبھالیں تو انہیں جلے ہوئے پیرس کے علاوہ کچھ نہ ملے، لوٹ لو۔ یہ جس طرح یہ کرتے ہیں، لوٹ لو۔ جنرل کا حکم تھا، سب افسر عجائب گھروں پر ٹوٹ پڑے اور اربوں ڈالرز کے نوادرات اٹھا لائے۔ ان میں بہت زیادہ مونالیزا بھی تھی، اس میں اور بہت زیادہ مجسمے تھے، سارا کچھ۔ جب عجائب گھر خالی ہو گئے تو جنرل نے سب نوادرات ایک ٹرین پر رکھے اور ٹرین کو جرمنی لے جانے کا حکم دیا۔ ٹرین روانہ تو ہو گئی، لیکن شہر سے باہر نکلتے ہی اس کا انجن خراب ہو گیا۔ انجینئر نے انجن ٹھیک کیا اور ٹرین پھر روانہ ہو گئی، لیکن 10 کلومیٹر طے کرنے کے بعد اس کے پہیے جام ہو گئے۔ انجینئر آئے، مسئلہ ٹھیک کیا تو ٹرین پھر روانہ ہو گئی، لیکن چند کلومیٹر بعد بوائلر پھٹ گیا۔ انجینئر آئے، بوائلر مرمت ہوا اور ٹرین پھر چل پڑی۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ پریشر بنانے والے پسٹن جواب دے گئے۔ انجینئر آئے، پسٹن مرمت ہوئے اور ٹرین روانہ ہوئی۔ ٹرین خراب ہوتی رہی اور جرمن انجینئر اسے ٹھیک کرتے رہے، یہاں تک کہ فرانس کا اقتدار فرانسیسیوں نے سنبھال لیا اور ٹرین ابھی فرانس کی حد میں ہی رہی۔ ٹرین کے ڈرائیور کو پیغام ملا کہ موسیو تمہارا بہت شکریہ، لیکن اب ٹرین جرمنی نہیں واپس پیرس آئے گی۔ ڈرائیور نے مکے ہوا میں لہرائے اور واپس پیرس روانہ ہو گیا۔ جب وہ پیرس پہنچا تو فرانس کی ساری لیڈرشپ اس کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ ڈرائیور پر گل پاشی کی گئی، پھر اس کے ہاتھ میں مائک دیا گیا۔ ڈرائیور بولا، جرمن گدھوں نے نوادرات تو ٹرین میں بھر دیے، لیکن یہ بھول گئے کہ ڈرائیور فرانسیسی ہے، اور اگر ڈرائیور نہ چاہے تو گاڑی کبھی منزل پر نہیں پہنچا کرتی۔ اس کے کچھ عرصے بعد بالی ووڈ نے اس ڈرائیور کی زندگی اور اس کارنامے پر دی ٹرین فلم بنائی۔ یہ وہ ڈرائیور ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال دیں، آپ نون لیگ کو ووٹ ڈال دیں، آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال دیں، کسی کو بھی ووٹ، ڈرائیور ہم ہیں۔ ہم نے ایمبولینس خراب کرنی ہے، ہم نے قائد اعظم کی ایمبولینس خراب کی، ملک پھر جو ہے نا وہ سیاسی مستقبل، لیاقت علی خان قتل ہو گئے، مستقبل پھر جو ہے نا وہ فاطمہ جناح، مستقبل پھر جو ہے نا بھٹو کو ہم نے پھانسی دے دی۔ ملک ہر کچھ عرصے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ملک سٹیبل نہیں ہوا۔ ابھی آپ دیکھ لیں عمران خان جیل میں ہیں، یہ ٹرین کبھی منزل پہ نہیں پہنچے گی، کبھی، اور وہ خود کہہ چکے ہیں کہ ہم سے بڑی سیاسی پارٹی کون سی ہے، ہم ہیں، اور نہ ہم اس ملک کو سیدھا ہونے دیں گے۔ بالکل اپنی جاگیر ہے، اپنا حکم ہے،
اور اپنا جو ہے نا وہ سب کچھ ہے، ہم جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو کیوں جو ہے وہ اختیار دیں؟ سارا کچھ ہمارے پاس ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ باجوہ کے اس بیان پر باجوہ کے وہ اس کی پھانسی بنتی ہے، بلکہ ساری فوج کو ڈیزولو کرنا بنتا ہے کہ اس کو نساؤ اور نئے لڑکے بھرتی کرو، بالکل نئے لڑکے، بالکل سب کو نساؤ، ان کو مہینے کے وقفے سے، اور نئی فوج بھرتی کرو، میرٹ پہ بھرتی کرو، جو صرف اپنا کام کریں۔ تو ڈرائیور یہی ہیں۔ پاکستان کی جو گاڑی ہے وہ کبھی 1971 وہ کہا ہے نا مولانا فضل الرحمان میں کہ 71 میں اب 10 دن پہلے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ٹینک ہمارے سینوں سے ہو کر گزریں گے، اور جو ہے نا یہ، اور پھر 10 دن بعد کیا ہوا؟ انہوں نے موازنہ کر ڈالا فیلڈ مارشل اور یحییٰ خان کا کہ سارے اختیارات لے لیے، اب پارلیمنٹ کے اختیارات بھی لے رہے ہیں۔ اب اسی طرح جو ہے وہ آپ اندازہ کریں کہ 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف، شہباز شریف اور مکھیہ منتری کی، یہ ملاقات ہو رہی ہے ملک کی بھلائی کے لیے، اور وہ بغیرت کیا کہتا ہے؟ وہ ٹھلا بغیرت، وہ موٹا بغیرت، وہ پنک بغیرت، وہ پنک سور کیا کہتا ہے نواز شریف کہ ملک کسی سیاسی اور آئینی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لانتی کو کوئی جا کے بتائے، اس مودے کنجر کو کوئی جا کے بتائے کہ یہ بحران پیدا کب ہوا؟ جب تم نے پورے ملک میں ہار کر وکٹری سپیچ کر دی، جب تم نے بیٹی کو مکھیہ منتری بنوا لیا، اس وقت بحران پیدا ہوا۔ متحمل تو نہیں ہو سکتا واقعی، لیکن اس وقت یہ جو ہے وہ بحران پیدا ہوا جب تم لوگوں نے ڈاکٹر جاسمین راشد سے ہار قبول نہیں کی، اور تم لوگوں نے لاسٹک کی، یہ جو گاڑی چلا رہے ہیں جرنیل، ان کی تم لوگوں نے شلواریں پہن لی۔ بہرحال جی، اگلی خبر کیا ہے؟ ہارون رشید صاحب کہتے ہیں یہ جو فائر وال پہ خرچہ کیا گیا ہے یہ صرف جرنیلوں کی عزت کے لیے، حکومت کے لیے ہے۔ باقی یہ تو میں کب سے کہہ رہا ہوں، آپ لائیو ٹک ٹاک دیکھ لیں، آج کل آپ ٹک ٹاک دیکھ لیں، آپ خالی اقرار الحسن کی بیویاں دیکھ لیں کہ وہ آپ کو کیا دکھا رہی ہیں، پھر معاشرے میں فرسٹریشن، جنسی درندگی، بچیاں، بچے، اس کو کوئی نہیں روکتا کہ یہ کلچر ہے، اشرافیہ کا اپنا کلچر ہوگا، ظاہر ہے، اس کو کوئی نہیں روکتا۔ فائر وال اس کو نہیں روکتی، حالانکہ جو میجر جنرل ہیں پی ٹی اے کے، بڑی زبردست داڑھی ہے ان کی، اور ساری رات روتے رہتے ہیں، تہجد گزار ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو مسلح پہ ہوتے ہیں، بڑا روتے ہیں۔ 2 جو ہے نا نوکریاں کر رہے ہیں، اور ادھر سے پینشن مار رہے ہیں، ادھر سے پتنی کوئی 20 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نظر نہیں آتی ٹک ٹاک ہیں۔ ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں ہاں جرنیل پہ کوئی بولے، فیلڈ مارشل کو کوئی انٹچبل نام لے تو وہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ ادھر کسی کا خیال نہیں ہے کہ پاکستانی معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال جی، ہم بات کریں گے آخری ڈنگر خانہ۔ میں نے جس طرح بتایا کہ سابق آئی جی چودھری، انہوں نے اپنی کتاب میں جی ایچ کیو کو ڈنگر خانہ، کوئی شک نہیں ہے وہاں سے آپ کو کوئی خیر کی خبر، آپ کہیں کہ وہاں سے کوئی خیر پھوٹے گا، وہاں سے کوئی خیر کی خبر آئے گی۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے نا وہ قانون سازی ہوتی ہے کہ تمام جو اختیارات ہیں، تمام اختیارات، اس میں استثناء بھی ہے غیر شرعی، وہ فیلڈ مارشل صاحب کو دے دیے گئے۔ ادھر عمران خان کا چکر چلایا گیا، ادھر چپکے سے اختیارات لے لیے گئے۔ تو اب جو غفور حیدری ہیں، یہ مولانا فضل الرحمان پارٹی کے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ جی ایچ کیو کے سامنے، المعروف ڈنگر خانے کے سامنے وہ دھرنا دے سکتے ہیں، بالکل دے، حالات بھی تب ٹھیک ہوں گے۔ لیکن یہ بات بھی بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ فضل الرحمان پہ نظر رکھیں۔ فضل الرحمان یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ فضل الرحمان کسی گیلی جگہ پہ پیر نہیں رکھتے جب تک ان کو اشارہ نہ ہو۔ وہ جو سرفراز ڈوگر نے اپنے رشتہ دار کو اشارہ کیا آنکھ سے، یا ڈی جی آئی ایس پی آر نے خاتون رپورٹر کو پریس کانفرنس میں اکھ ماری، یعنی وہ دوروں اکھیاں مارے منڈا پٹواری دا،
तो सरफराज डोगर ने भी आंख मारी, DGISPR ने भी आंख मारी, और खातून रिपोर्टर को आंखें मारने का तो इनका आपको पता है। तो गफूर हैदरी कहते हैं कि ये जो हालात चल रहे हैं, जितना दीवार के साथ लगाया जा रहा है अपोजिशन को, और जो कुछ मुल्क में हो रहा है, जो मुल्क में पार्लियामेंट के इख्तियारात लिए जा रहे हैं, हालांकि पार्लियामेंट के पास पहले क्या है, एजाज सादिक, पार्लियामेंट के पास पहले क्या है, शहबाज शरीफ, पार्लियामेंट के पास पहले क्या है, जरदारी का लौंडा, ये पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट तो अमेरिका का है, सेनेट और कांग्रेस। पार्लियामेंट तो बरतानिया की है, अपनी पार्टियों के खिलाफ वोट डालते हैं असूल पे, ये पार्लियामेंट है। नकाब पोश घुस जाते हैं पार्लियामेंट में और बंदे गवाह कर लेते हैं, और एजाज सादिक के कान पे जू नहीं रेंगती, ये पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट का तकद्दुस है। ये तो पार्लियामेंट जो है ना वो मुल्क चलाती है, सारे फैसले यही होते हैं, क्योंकि अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामेंट में भेजते हैं। लेकिन ये 2 नंबर हैं, हर लिहाज से 2 नंबर हैं, सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे, शरी तौर पे, समाजी तौर पे 2 नंबर है, बिल्कुल 2 नंबर हैं। तो बहरहाल अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि वो GHQ के सामने धरना दे सकते हैं, और यही इलाज है, GHQ के सामने धरना दें, लाखों लोग धरना दें, और इनको इनकी औकात पर और इनके हलफ पे लाएं, तब मामला जो है वो बेहतर होंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।